हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम जो है एमसीक्यूज जो कि आपका लिटरेरी थ्योरी पर बेस्ड हैं, मतलब लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इस पर बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं उनको जो है आज हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो जो होगा वो आपका दो पार्ट में होगा, जिसमें हम अराउंड जो है कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चंस डिस्कस करें, बट इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे, जो कि आपका अपकमिंग टीजीटी, पीजीटी या फिर आप बिहार शिक्षक भर्ती की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देन these questions will definitely help you. So before starting our video we will read a quotation. देखिए quotation क्या है, nothing is impossible, the word itself says I am possible। मतलब अगर आप देखें impossible की जो स्पेलिंग है क्या है, impossible, तो ये क्या कहता है, I am possible। So now let us start the video। So here goes our question number 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, who was the first literary critic who said art is twice removed from the reality। मतलब कौन से ऐसे क्रिटिक थे जिन्होंने ये कहा था कि आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। फर्स्ट क्रिटिक का नाम बताना है, फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक। योर ऑप्शंस इज प्लेटो, अरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, लॉन्गिनस, होरेस। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। प्लेटो ने ये बोला था आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। मतलब जो है आर्ट जो है दोहरी तरीके से रिमूव होती है फ्रॉम द रियलिटी, मतलब इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लेटो जो थे वो एक ऐसे लिटरेरी क्रिटिक थे जो आर्ट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे। मतलब उनका ये मानना था कि आर्ट का रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए, हु प्रपोज्ड दैट पोएट्स शुड बी बैनिस्ड फ्रॉम द आइडियल रिपब्लिक। देख लीजिए क्या कहा गया, हु प्रपोज्ड दैट पोएट्स शुड बी बैनिस्ड फ्रॉम द आइडियल रिपब्लिक। मतलब जो है एक रिपब्लिक में उनको रखना ही नहीं चाहिए पोएट्स को। तो ये किसने बोला, प्लेटो, अरिस्टोटल, सर फिलिप सिडनी या फिर सर थॉमस मोर ने। तो आपको पता है कि रिपब्लिक जो बुक है वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी प्लेटो ने। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। देख लीजिए आप कि वो पोएट्स को कितना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उनको एक आइडियल रिपब्लिक में होना ही नहीं चाहिए। मींस दैट कि प्लेटो जो है वो आर्ट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे। नेक्स्ट जो है आगे पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो आपका 3 है, क्या है, अरिस्टोटल्स क्रिटिकल वर्क इज इंटाइटल्ड एज। योर ऑप्शंस इज आर्स पोएटिका, पोएटिक्स, दी आर्ट पोएटिका, आर्ट पोएटिक। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पोएटिक्स। अरिस्टोटल का जो क्रिटिकल वर्क है दैट इज नोन एज पोएटिक्स। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ आर्स पोएटिका। मतलब आर्स पोएटिका के ऑथर कौन है। योर ऑप्शंस इज प्लेटो, अरिस्टोटल, होरेस, लॉन्गिनस। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका जो है आर्स पोएटिका के जो ऑथर है दैट इज होरेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, हु इज द ऑथर ऑफ द सिंपोजियम। जो सिंपोजियम कृति है उसके ऑथर कौन है। योर ऑप्शंस इज अरिस्टोटल, दांते, लॉन्गिनस, प्लेटो। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ में जो है वो आपका जो सिंपोजियम है उसे भी किसने लिखा है, तो सिंपोजियम को भी प्लेटो ने लिखा है। एक पॉइंट यहां पर मैं आपको और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा, प्लेटो ने एक्चुअली में टोटल जो है जो उनकी पॉपुलर बुक्स हैं वो 4 बुक्स हैं, जिसमें से एक तो आपका आता है रिपब्लिक। ठीक है, एक रिपब्लिक हो गया, फिर आपने ये यहाँ पर एक बुक देखी सिंपोजियम। इसके अलावा एक इनकी बुक और है जिसका नाम है डायलॉग्स। ओके, डायलॉग्स। एंड लास्ट वन इज फेड्रस। तो रिपब्लिक, डायलॉग्स, फेड्रस एंड सिंपोजियम, दीज ऑल 4 आर द बुक्स रिटन बाय द प्लेटो। ठीक है, और प्लेटो जो थे वो एक ग्रीक जो है, ये पॉइंट भी आप यहां पर याद रख सकते हैं, प्लेटो जो थे वो क्या थे, एक ग्रीक क्रिटिक थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 हमारा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, होरस वाज आ। अब देखिए आपसे होरस की एथनिसिटी पूछी गई है कि वेदर ही वाज अ ग्रीक क्रिटिक या रोमन क्रिटिक, फ्रेंच और जर्मन। तो होरस जो थे वो यहाँ पर आपका जो है एक तरह वो रोमन क्रिटिक थे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका 7th है क्वेश्चन नंबर, देखिए, अरिस्टोटल्स डिस्कसेस द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इन। अरिस्टोटल ने जो थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी को डिस्कस किया है वो अपनी किस बुक में
डिस्कस किया है। तो ऑप्शंस हैं आपके आर्स पोएटिका, पोएटिक्स, रेटोरिक, आर्स पोएटिका। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर बी, पोएटिक्स में उन्होंने इसकी डिस्कशन किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए 8 क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ सबलिमिटी आर देयर अकॉर्डिंग टू लॉन्गिनस। लॉन्गिनस के अकॉर्डिंग जो है कितने जो है प्रिंसिपल सोर्सेस होते हैं सबलिमिटी के। योर ऑप्शंस इज 3, 4, 5 और 6। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन नंबर सी 5। अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिनस टोटल जो है सोर्स ऑफ सब्लिमिटी है वो कितने हैं, 5 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, उसमें देखिए क्या लिखा है, What is the meaning of the term हेमरसिया as used by Aristotle in his theory of tragedy। मतलब जब उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी अरिस्टोटल ने दी तो वहां पर उनका हेमरसिया से क्या मतलब था। तो ऑप्शंस यहां पर हैं, ट्रेजिक एंड ऑफ द ट्रेजेडी, वर्किंग ऑफ फेट अगेंस्ट द हीरो, ए वीक ट्रेट इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, ए स्ट्रॉन्ग क्वालिटी इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। तो सभी को पता है कि इसमें जो है जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज सी, ए वीक ट्रेट इन द कैरेक्टर ऑफ अ हीरो। यूजुअली क्या होता है कि जो एक वीक ट्रेट होता है जिसकी वजह से ही उस हीरो का डाउनफॉल होता है किसी ट्रेजेडी में, वही आपका क्या कहलाता है, हेमरसिया कहलाता है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पेरीफेरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पेरीपेटिया एज यूज्ड बाय अरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। तो ऑप्शन यहां पर आपको दे रखा है, क्या है, चेंज इन द फॉर्च्यून ऑफ द हीरो फ्रॉम बैड टू गुड, चेंज इन द फॉर्च्यून ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड, कॉन्स्टेंसी इन द फॉर्च्यून ऑफ द हीरो, एंड लास्ट पॉइंट इसमें से फ्लक्चुएशन अकरिंग इन द फॉर्च्यून ऑफ द हीरो। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है 10th में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन द फॉर्च्यून ऑफ हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। जब पॉइंट देखिए यहाँ पे पेरीपेसिया, जो पेरीपेसिया पॉइंट है उसका मतलब है कि जब हीरो का भाग्य जो है गुड से वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, बैड में, तो ये कहलाएगा पेरीपेसिया अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी गिवन बाय अरिस्टोटल। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what has been written, what is the meaning of the term anagrosis as used by Aristotle in his theory of tragedy। अब यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो अरिस्टोटल ने जो थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी दी थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लिटरेचर स्टूडेंट। ठीक है, तो उन्होंने जो टर्म दिया था एनाग्नोरोसिस, उसका जो मीनिंग है वो क्या होता है। तो यहां पर ऑप्शंस हैं, द हीरोज रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लॉ, hero's ignorance about his tragic flaw, hero's recognition of his adversary, hero's recognition of his tragic end। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हीरोज रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लॉ। जब उसे अपने ट्रेजिक फ्लॉ के बारे में पता चल जाए तो दिस इज नोन एज एनाग्नोरिसिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, देखिए यहाँ पर 12 में क्या लिखा है, व्हाट इज डिनाउनमेंट। ये क्वेश्चन पहले भी किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। व्हाट इज डिनाउनमेंट, डिनाउनमेंट का मतलब क्या होता है, द एंडिंग ऑफ ट्रेजेडी, एंडिंग ऑफ कॉमेडी, क्लाइमेक्स इन ट्रेजेडी, क्लाइमेक्स इन कॉमेडी। तो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी। डिनाउनमेंट मींस एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ थ्योरी ऑफ एमिटेशन इन लिटरेचर। मतलब जो है थ्योरी ऑफ एमिटेशन के जो है ओरिजिनेटर कौन थे, किन्होंने जो है थ्योरी ऑफ एमिटेशन दिया था। ऑप्शंस हैं आपके लॉन्गिनस, अरिस्टोटल, प्लेटो एंड होरेस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। प्लेटो ने दिया था थ्योरी ऑफ एमिटेशन। नेक्स्ट जो है 14 क्वेश्चन नंबर, हु वाज द मोस्ट इलस्ट्रियस प्यूपिल ऑफ प्लेटो। मतलब प्लेटो का जो है शिष्य कौन था, जो सबसे विख्यात जो शिष्य था वो कौन था। ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके अरिस्टोटल, लॉन्गिनस, अरिस्टोफेन्स, सोक्रेट्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, अरिस्टोटल। प्लेटो जो थे, प्लेटो के जो सबसे विख्यात या जो सबसे मशहूर शिष्य हुए वो कौन हुए, तो वो हुए अरिस्टोटल। नेक्स्ट पॉइंट आपका 15 है, हु वाज द मोस्ट illustrious disciple of Socrates। Socrates का जो मोस्ट illustrious सबसे जो है विख्यात जो शिष्य था वो कौन था। तो ऑप्शंस हैं आपके सोफिकल्स, प्लेटस, प्लेटो या क्रीटस। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज
प्लेटो। अब अगर आप ये चीज आप समझना चाहें यहाँ पर तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले कौन आता है, वो आते हैं सोक्रेट्स। ये एक तरह से आपका फिलोसोफर थे सोक्रेट्स, और सोक्रेट्स के जो शिष्य थे वो थे प्लेटो, और प्लेटो के जो शिष्य थे वो कौन था, तो वो थे अरिस्टोटल। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, सबसे पहले कौन, तीनों का नाम सोक्रेट्स, सोक्रेट्स के जो डिसाइपल या शिष्य थे वो प्लेटो थे, और प्लेटो के जो सबसे फेमस डिसाइपल थे वो थे अरस्तु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम वेयर हैज द टर्म ओडिपस कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कहां से जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो टर्म है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ। तो ऑप्शंस हैं आपके, ओडिपस द रेक्स, ओडिपस एट कॉलोनस, एंटीगोन, जोकास्टा, द क्वीन ऑफ द थेब्स। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिपस द रेक्स। अब समझिए यहां पर इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और, आप ओडिपस द रेक्स जो है वो एक ट्रेजेडी है जिसे लिखा था जो है सोफेकल्स ने। इस ट्रेजेडी में क्या होता है कि जो ओडिपस होता है, जो किंग होता है, वो अपने फादर को मार करके मदर से जो है क्या मैरिज कर लेता है, ये जो है दिखाया गया है, और इसी को जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। मतलब हु हैज एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर is known as this, मतलब this trait is known as ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और ये जो है शुरुआत हुई कहां से, ओडिपस दी रैक्स से, और दिस इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय सोफेकल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर आपका 17th जो है, द टर्म इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ट्रेजेडी इंटाइटल्ड इलेक्ट्रा, हु इज द ऑथर ऑफ दिस ट्रेजेडी। देखिए ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा ओडिपस कॉम्प्लेक्स, अब इसमें बात हो रही है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की। तो ऑप्शंस आपको कौन कौन से दे रखे हैं, एस्किलस, सोफेकल्स, यूरिफाइड्स, सेनेका। तो 17 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सोफेकल्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो इलेक्ट्रा एक ट्रेजेडी है जो लिखी थी किसने, सोफेकल्स ने, उनसे निकला। और इससे पिछले वाला जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो भी जो है कहां से आया, वो भी जो है एक तरह से सोफेकल्स की ही ट्रेजेडी से जो है निकल करके आया। आगे बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स प्लेटो डिस्कसेस हिज थ्योरी ऑफ पोएट्री। मतलब अपने किस वर्क में जो है थ्योरी ऑफ पोएट्री के बारे में वो डिस्कशन करते हैं। ऑप्शंस हैं आपके, अपोलॉजी, इयन, द रिपब्लिक, फेल्ट्रस। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द रिपब्लिक। ये प्लेटो की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द ऑथर ऑफ द नोटोरियस बुक इनटाइटल द स्कूल ऑफ अब्यूज। मतलब जो बुक है ये एक कुख्यात बुक है जिसको क्रिटिसिज्म ऑफ पोएट्री के लिए जाना जाता है, ये किसने लिखी थी। तो ऑप्शंस हैं आपके, रोजर एस्चम, स्टीफन हॉर्न्स, जॉन स्कल्टन, स्टीफन गॉसन। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्टीफन गॉसन। द स्कूल ऑफ अब्यूज हैज बीन रिटन बाय स्टीफन गॉसन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एन एलिजाबेथन प्योरिटन क्रिटिक डिनाउंस द पोएट्स एज फादर ऑफ लाइज। ध्यान से देखिए यहां पर एक एलिजाबेथन प्योरिटन क्रिटिक थे जिन्होंने पोएट्स को क्या बोला, फादर ऑफ लाइज, स्कूल ऑफ अब्यूज, कैटल पिलर ऑफ ए कॉमनवेल्थ, मार्क हिम आउट। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा स्कूल ऑफ अब्यूज वर्ड से कि ही इज स्टीफन गॉसन। स्टीफन गॉसन ने जो है ये एक एलिजाबेथन प्योरिटन क्रिटिक थे जिन्होंने जो है पोएट्स को इतने जो है हार्ड वर्ड से जो है क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि फिलिप सिडनीज अपोलॉजी फॉर पोएट्री इज अ डिफेंस ऑफ पोएट्री अगेंस्ट द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट इट बाई। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, फिलिप सिडनी की जो अपोलॉजी फॉर पोएट्री लिखी गई थी वो किसी ने जो चार्ज लगाया था पोएट्री पर, मतलब पोएट्री को जो क्रिटिसाइज किया था उसके अपोजिशन में लिखी गई थी या इन द डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखी गई थी। तो वो कौन थे, ऑप्शंस हैं आपके, हेनरी होगार्ड, रोजर एस्चम, जॉन स्केल्टन, स्टीफन गॉसन। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्टीफन गॉसन। अब यहाँ पर आपको ये जो दोनों बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स, एक तो जो है आपकी अपोलॉजी फॉर पोएट्री एंड द स्कूल ऑफ अब्यूज, इनको आपको एक साथ याद रखना है क्योंकि ये दोनों बुक्स जो है एक दूसरे के कंट्रास्ट में लिखी गई। पहले स्कूल ऑफ अब्यूज लिखी गई स्टीफन गॉसन ने, और उसके रिप्लाई में फिलिप सिडनी ने अपोलॉजी फॉर पोएट्री लिखा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या लिखा है, इट इज नॉट राइमिंग एंड वर्सिंग दैट मेक्स अ पोएट, नो मोर देन अ लॉन्ग गाउन मेकeth एन एडवोकेट हुज व्यू इज दिस। इसको पहले समझ लीजिए, इट इज नॉट राइमिंग एंड वर्सिंग, मतलब ये राइमिंग और वर्सिंग नहीं होता है जो कि एक पोएट को बनाता है। नो मोर ए लॉन्ग गाउन मेकeth एन एडवोकेट, मतलब जैसे ही एक लंबा गाउन पहन लेने से एक एडवोकेट कोई नहीं बन जाता है, वैसे ही राइमिंग और वर्सिंग कर लेने से कोई पोएट नहीं बन जाता है। तो ये व्यू किसका था? तो ऑप्शन है आपके शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसर, सिडनी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये जो व्यू था दैट वाज ऑफ फिलिप सिडनी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, व्हाट डज सिडनी से अबाउट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 3 ड्रामेटिक यूनिटीज इन ड्रामा। मतलब जो 3 ड्रामेटिक यूनिटीज हैं ड्रामा में, उसके बारे में फिलिप सिडनी ने अपना क्या ऑब्जर्वेशन दिया। ऑप्शंस हैं आपके, दे मस्ट बी ऑब्जर्व, इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑब्जर्व देम, ही फेवर्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ द यूनिटी ऑफ एक्शन ओनली, दियर ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द थीम ऑफ द प्ले। तो 23 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दे मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। फिलिप सिडनी ने ये कहा कि जो 3 जो ड्रामेटिक यूनिटीज की बात होती है वो जो है उनको ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए। अब जिन लोगों को ये 3 ड्रामेटिक यूनिटीज के बारे में नहीं पता है तो वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो होता है एक्शन और दूसरा होता है प्लेस, थर्ड इज द टाइम। ये 3 जो यूनिटीज हैं इनके बारे में बात हो रही है। ध्यान से देख लीजिए यहां पे, यूनिटी ऑफ कौन कौन सी, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ टाइम। 3 जो है ये यूनिटीज होती हैं। किसी भी एक ग्रेट ट्रेजेडी को लिखने के लिए हमें यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन को ध्यान में रखना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी दे मस्ट बी ऑब्जर्व, उनको जो है ऑब्जर्व करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या है, व्हाट डज बेन जॉनसन मीन बाय अ ह्यूमरस कैरेक्टर। बेन जॉनसन का ह्यूमरस कैरेक्टर से क्या मतलब था? एक कैरेक्टर हु इज ऑलवेज चीयरफुल एंड गे, a character who is by nature melancholy, a character whose temper is determined by the predominance of one out of the 4 fluids in human body, an eccentric person। तो जो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, a character whose temper is determined by the predominance of one of the 4 fluids in the human body। अब ह्यूमन बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड्स होते हैं, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और ब्लड, इसके अलावा एक और होता है। तो ये जो है टोटल 4 जो फ्लूइड्स होते हैं उनके बारे में बात की गई है कि अगर उनमें से एक भी जो है कैरेक्टर के टेम्पर को जो है अगर डिटरमाइन कर रहा है तो देन इट इज नोन एज ह्यूमरस कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल वर्क ऑफ बेन जॉनसन। मतलब बेन जॉनसन ने कौन सा इनमें से एक क्रिटिकल वर्क लिखा था। योर ऑप्शंस इज डिस्कोर्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री, डिस्कवरीज, आर्ट ऑफ इंग्लिश पोजी एंड अपोलॉजी फॉर पोएट्री। तो अभी आपने पढ़ा कि एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री किसकी है, ये है फिलिप सिडनी की। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 25 में दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवरीज। जो बेन जॉनसन का क्रिटिकल वर्क है उसका नाम है डिस्कवरीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है, ड्राइडन रोट एन एसे ऑन द ड्रामेटिक पोजी इज दिस। मतलब जो एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोजी है वो क्या है, एक एसे है, ए ड्रामा है, ए पोएटिकल वर्क है या फिर एन इंटरलोकेशन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एन इंटरलोकेशन। यहां पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि इंटरलोकेशन क्या है। मतलब इसमें क्या होता है, एक्चुअली में टोटल 4 लोग होते हैं, यूजीनियस, क्राइट्स, लिसिडियस एंड नियंडर। और वो चारों लोग आपस में एक दूसरे से बात करके जो है ये जो वर्क है वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर एन इंटरलोकेशन। अब ध्यान रखना यहाँ पर कि वर्ड तो यहाँ पर देखिए ए से भी आया है और ड्रामा भी आया है, बट करेक्ट ऑप्शन इज एन इंटरलोकेशन। एन एसे ऑन द ड्रामेटिक पोजी इज एन इंटरलोकेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या है 27 में, इन ड्राइडेंस एसे ऑफ द ड्रामेटिक पोजी
There are four interlocutors representing four different ideologies. Which of them expresses the Dryden's own view? मतलब क्या होता है, ऐसे ऑन द ड्रामेटिक पोजी में चार इंटरलोकेटर्स होते हैं और चारों अलग अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसमें से कौन सा पर्सन है जो ड्राइडन के व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? अभी मैंने आपको नाम लिए थे, तो ये चारों के चारों नाम देखिए आ गए हैं। अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चार इंटरलोकेटर्स कौन कौन से हैं, तो एक तो है लिसिडियस, यूजेनियस, निएंडर एंड क्राइड्स, और इसमें जो ड्राइडन का व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज निएंडर। निएंडर जो है वो ड्राइडन के व्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो निएंडर है वो स्वयं जो है कौन है, जॉन ड्राइडन है। नेक्स्ट 28, what has Dryden say about the observance of the three classical dramatic unities? मतलब जो तीन क्लासिकल ड्रामेटिक यूनिटीज हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे बात किया था कि एक्शन, प्लेस एंड टाइम, तो उनके बारे में ड्राइडन अपना क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं? ऑप्शंस हैं, ही एडवोकेट्स दियर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस, he does not advocate their strict observance, he says that every dramatist should decide it for himself, he is silent about this issue। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, he does not advocate their strict observance, मतलब जो है वो टाइम, प्लेस और यूनिटी, टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटीज के बारे में स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, मतलब वो ये नहीं कहते कि इनको स्ट्रिक्टली फॉलो ही करना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 29 अब देखते हैं। यहां पर 29 क्या है, इन इज ड्राइडन एसे ऑन द ड्रामेटिक पोजी इज अ वर्क ऑफ इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। एसे ऑन द ड्रामेटिक पोजी जो है वो एक कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who called Dryden the father of English criticism? ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन, बट हु कॉल्ड हिम, किसने ये बोला? ऑप्शंस हैं आपके, जोसेफ एडिशन, डॉक्टर जॉनसन, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड। जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पोएटिक डिक्शन वाज टेकन टू बी द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर पोएट्री इन एलिजाबेथन एज, नियो क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द नियो क्लासिकल एज। एक मैं आपको यहां पर साथ में होमवर्क दूंगा, जो नियो क्लासिकल एज है उसका जो टाइमलाइन है वो आपको बतानी है कमेंट करके। टाइमलाइन मतलब जो है कि ये कब शुरू होता है और कब एंड होता है, नियो क्लासिकल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द ट्रेजी कॉमेडी विच इज the product of the English theatre is one of the most monstrous invention that ever entered into a poet's thought. Whose view is this? Options is John Dryden's, Alexander Pope's, Joseph Addison's, डॉक्टर जॉनसन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ एडिशन। क्या? द ट्रेजी कॉमेडी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश थिएटर इज वन ऑफ द मोस्ट मॉन्स्ट्रस इन्वेंशन दैट एवर एंटर्ड इनटू पोएट्स थॉट। Next question number 33, be Homer's work your study and delight, read them by day and meditate by night। Who give this advice to the poets? मतलब किसने जो है ये एडवाइस पोएट्स को दी थी? क्या एडवाइस? बी Homer's works your study and delight, read them by day and meditate by night। ऑप्शंस हैं आपके, ड्राइडन, पोप, डॉक्टर जॉनसन, एडिशन। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर पोप। Now moving for next question, question number 34, which of the following critics preferred Shakespeare's comedies to his tragedies? मतलब कौन से ऐसे क्रिटिक हैं जिनको जो है शेक्सपियर की कॉमेडीज ज्यादा पसंद आई ओवर हिज ट्रेजेडीज, ना कि उनकी ट्रेजेडीज। योर ऑप्शंस इज ड्राइडन, पोप, डॉक्टर जॉनसन एंड एडिशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु वर्ड्सवर्थ preface to lyrical ballad is believed to be the preamble to romantic criticism, in which year was it published? मतलब preface to lyrical ballads, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो लिरिक ये किस साल पब्लिश हुआ,
तो ऑप्शंस हैं आपके 1798, 1800, 1801 एंड 1802। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स जो आया था वो 1800 में आया था, लेकिन केवल जो जो लिरिकल बैलेट्स हैं वो आपका कब पब्लिश हुआ? तो लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुए थे 1798 में, और 1798 से ही हम रोमांटिक एज की शुरुआत मानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द एंड ऑफ राइटिंग इज टू इंस्ट्रक्ट, द एंड ऑफ पोएट्री इज टू इंस्ट्रक्ट बाई प्लीजिंग। देखिए क्या है लिखा है, द एंड ऑफ राइटिंग, मतलब राइटिंग का जो एंड है वो क्या है? इज टू इंस्ट्रक्ट, मतलब वो इंस्ट्रक्ट करना चाहती है। बट द एंड ऑफ पोएट्री, लेकिन पोएट्री का जो एंड है वो क्या है? इज टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट तो करना है बट बाई प्लीजिंग, बट साथ में आनंद देना है। तो इसमें जो है ये व्यू किसका था? ऑप्शंस हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, डॉक्टर जॉनसन एंड मैथ्यू अर्नोल्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉनसन। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट जो है 37। देखिए 37 क्या कह रहा है, रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 3 क्लासिकल यूनिटीज इन प्ले, डॉक्टर जॉनसन्स व्यू इज दैट। मतलब जो 3 क्लासिकल यूनिटीज हैं उनके बारे में डॉक्टर जॉनसन का व्यू क्या है? ओनली द यूनिटी ऑफ टाइम शुड बी ऑब्जर्व्ड, only the unity of place should be observed, only the unity of action should be observed, all 3 unities should be observed। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली द यूनिटी ऑफ एक्शन शुड बी ऑब्जर्व। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो टाइम है और प्लेस है इनकी यूनिटीज को ध्यान में रखना है, रखिए, या नहीं रखना है मत रखिए, बट द यूनिटी ऑफ एक्शन मस्ट बी ऑब्जर्व अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है? पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। मतलब पोएट्री क्या है? पोएट्री इज नथिंग बट दीज आर इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। हु मेड दीज वर्ड्स, किसने इन वर्ड्स को कहा या किसने जो है इस तरह वर्ड से पोएट्री की डेफिनेशन दी? ऑप्शंस हैं आपके सेली, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएट्री is emotions recollected in tranquility, remark has been made by William Wordsworth. Now question number 39, there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition, who hold this view। मतलब ये व्यू किसका है? ऑप्शंस हैं आपके वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, हैजलिट, चार्ल्स लैंग। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वर्ड्सवर्थ। अब आज के इस वीडियो का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें देखिए क्या है, आई राइट इन मीटर बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोज। मतलब कि मैं मीटर में लिखता हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो प्रोज की लैंग्वेज है उससे मैं डिफरेंट लैंग्वेज में लिखना चाहता हूं। हु सेज दिस, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ऑप्शंस हैं आपके वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सैली एंड कीट्स। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल टेलर। कॉलरिज ने ये कहा था कि आई राइट इन मीटर बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पोज। तो ये आपके जो है टोटल 40 क्वेश्चंस जो है आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अपनी जो है नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के जो भी जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो if you like the video, then please like, share and subscribe the learner of the literature. Keep watching and keep learning. Thank you.